हम द्वारका से जामनगर जाने वाली सड़क पर थे। ये इलाका घने जंगलों वाला नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर डेल्टे का दलदली इलाका है। द्वारका के 3 तरफ समंदर है, सिर्फ एक तरफ खुश्की है। शहर सतह समंदर का पानी अंदर तक आ गया है। कहीं रेत ही रेत है और कहीं दलदली मैदान शुरू हो जाते हैं। यहाँ जगह जगह समंदरी झाड़ियां उगी हुई हैं। जो सड़क जामनगर को जाती है वो साहिल से काफी हटकर है, मगर ज्वार भाटा की रातों में समंदर यहाँ तक भी मार करता है और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो जाती है। ये बात मेरे मंसूबे को तकवीत पहुंचाती थी। हम रिक्शे में आए और सड़क के शुरू में उतरने की बजाय रिक्शे को लेकर गादरा की तरफ चल दिए। मैं सड़क की दोनों जानिब बड़े गौर से देख रहा था। शहर से कोई 3-4 मील बाहर निकलने के बाद अचानक एक जगह मुझे बड़ी सड़क में से एक छोटी सी सड़क नारियल और ताड़ के झंडों की तरफ जाती नजर आई। मैंने करीम को इशारा किया। उसने वहीं रिक्शा रुकवा कर उसे पैसे दिए और वहीं वापस भेज दिया। मैं उस जगह पर आ गया जहां बड़ी सड़क में से एक छोटी सड़क निकलती थी। जामनगर को जाती बड़ी सड़क कोई इतनी बड़ी नहीं थी। बकौल करीम भाई के महमपुरी से आगे जाकर ये सड़क कुशादा हो जाती थी। यहाँ से ये कुछ खस्ता हाल भी थी। दोनों जानिब थोड़े थोड़े फासले पर नारियल और ताड़ के दरख्त आ जाते थे। जो छोटी सड़क उसमें से निकल रही थी वो दरख्तों के झुंड और झाड़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने आसपास के माहौल का पूरा जायजा लिया और करीम भाई से कहा, सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। एक बैलगाड़ी और एक ट्रक जरूर गुजरा था। हम वापस द्वारका आ गए। करीम भाई उस शाम को जामनगर के लिए रवाना हो गया। जामनगर में एक बाजार है जिसका नाम पुराना बाजार है। इस बाजार में दुनिया जहान की हर शय मिलती है। करीम भाई ने जहाँ से वो सारा सामान और मिलिट्री पुलिस की गहरे सब्ज रंग की वर्दियां और टोपियां खरीदी जो उस जमाने में भारतीय मिलिट्री पुलिस में जाती थी। फौजी बूट और बेल्ट और एक नकली पिस्तौल जो होल्स्टर में बंद था और बेल्ट के साथ लगा था, और अपने लिए एक चाकू भी खरीद लिया। वो उसी रात वापस द्वारका पहुंच गया, मगर मुझे दूसरे दिन सुबह के वक्त आकर मिला। कहने लगा, मैंने सारा सामान लाकर अपने हाइड आउट में रख लिया है। असल में पुराना बाजार एक तरह का लंडा बाजार भी था। जिस तरह हमारे लंडे बाजार में इस्त्री की हुई पुरानी खाकी फौजी पतलूने, कमीजें और फौजियों के कांधों पर लगाए जाने वाले फीते और बटन वगैरह मिलते हैं, उसी तरह ये चीजें पुराने बाजार से भी मिल जाती थी। मैंने उसे बिठा लिया और कहा, करीम भाई अब तुम्हें अहमदाबाद भी जाना होगा। वहाँ से टैबलेट बम की गोलियां और मैग्नेट बम बनाने के लिए जरूरी सामान भी लाना है। ये सारा सामान तुमने अपने अहमदाबाद वाले वीरान क्वार्टर के तहखाने में रखा हुआ है। हमें अपने कमांडो ऑपरेशन के लिए इसकी अशद जरूरत है। करीम भाई ने मुझे गौर से देखा, फिर हल्के से तबस्सुम के साथ कहा, ये सारा सामान मैं अपने साथ ही लेकर द्वारका आया था। तुमने तो इसका जिक्र नहीं किया था, मगर मुझे मालूम था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सामान मैंने अपने साथी रुस्तम भाई के मकान पर रखा हुआ है। मैंने बेइख्तियार करीम भाई का हाथ चूम लिया। वाकई ये शख्स इंतहाई जिम्मेदार मास्टर सिपाही था। मैंने उसे कहा कि 2 काम बड़े जरूरी हैं जो हमें करने हैं। पहला ये काम है कि हमें किसी पोशीदा जगह पर बैठकर मैग्नेट टाइम बमों की ताकत को कम से कम 3 गुना ज्यादा ताकतवर करना होगा। दूसरे, टैबलेट बम की गोलियों को स्याल शक्ल देकर उसकी मुद्दत और मेदे में जाकर धमाके से फटने के दौरानिये को 4-5 मिनट से बढ़ाकर 10-15 मिनट करना होगा। करीम भाई भी मेरी तरह हाई एक्सप्लोसिव्स का माहिर था। कहने लगा, ये काम बहुत जल्द हो जाएगा, इसकी तुम फिक्र न करो। अगर किसी शय की जरूरत पड़ी तो द्वारका के शहर के एक बाजार में तेजाब और कलमी शोरा वगैरह हर शय मिल जाती है। दोपहर के वक्त रुस्तम गोहा या रुस्तम भाई ने आने का कहा था, वो भी आ गया। उसने आकर इस बात की तस्दीक कर दी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन हरिनाथ पहली ही बार द्वारका फोर्ट के असलहे का जखीरे का दौरा करने और सिक्योरिटी की चेकिंग करने आ रहा है। इस तस्दीक ने मेरे कमांडो मिशन के ब्लूप्रिंट को मुकम्मल कर दिया। अब इस पर अमल करना ही बाकी था। रुस्तम ने कैप्टन हरिनाथ के जामनगर से बजरिया सड़क रवाना होने की जो तारीख बताई थी उसमें सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया था। अपने शेड्यूल के मुताबिक वो दूसरे रोज तीसरे पहर द्वारका फोर्ट पहुंचने वाला था। करीम भाई मेरी स्कीम से पूरी तरह वाकिफ था। इस बड़े अहम मगर खतरनाक कमांडो ऑपरेशन में उसे मेरे साथ रहना था। रुस्तम भाई को हमने कुछ नहीं बताया था। अपने कमांडो मिशन के लिए हमें एक मिलिट्री MP जीप की भी जरूरत थी, मगर इसका इंतजाम होना मुश्किल था। मैंने मिलिट्री जीप के बगैर ही पूरी स्कीम ज़हन में तैयार कर ली थी। अब हमें स्प्रो टैबलेट किस्म के छोटे मगर इंतहाई धमाका खेज आतिशी बम तैयार करने थे, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ। गुल खान ने मुझे कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हाई एक्सप्लोसिव्स की भी तरबियत दी थी। स्प्रो टैबलेट बम तो 15 के 15 अभी तक वैसे ही करीम भाई के अहमदाबाद वाले क्वार्टर के तहखाने में पड़े थे। इसका नुस्खा भी वहीं पड़ा था, लेकिन हमें ताकतवर बम बनाने का फार्मूला आता था। हमने रुस्तम भाई को वापस भेज दिया और खुद बाजार में केमिकल्स वगैरह का जरूरी सामान खरीदने चले गए। हमने आधा दिन और आधी रात लगाकर 15 इंतहाई ताकतवर धमाका खेज आतिशगीर बम तैयार कर लिए। ये बम च्युइंगम की शक्ल में थे और मैंने उसे खांसी की गोलियों वाले चौकोर पैकेट में बंद करके अपने पास रख लिया। उस वक्त दिन का 1 बज रहा था। करीम भाई भी मेरे साथ समंदरी चट्टान वाली हाइड आउट में ही था। तमाम मुतल्लिका सामान हम वहाँ साथ ले आए थे। ठीक 2 बजे हमने कमांडो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। मेरी दाढ़ी मूछ जो बड़ी हुई थी उन्हें बड़े मुनासिब और शाइस्ता हद तक तरशवा लिया। बाल जो गर्दन तक आए हुए थे उनकी भी ऐसी हजामत बनवा ली थी जैसी फौजी अफसरों की हुआ करती है।
हमने मिलिट्री पुलिस के जवानों की वर्दी पहन ली, सर पर मिलिट्री पुलिस के सुर्ख बेरे कैप रख ली, हाथों में सफेद दस्ताने पहन लिए, बाजुओं के साथ एमपी के सुर्ख बल्ब लगा लिए। हम दोनों की बेल्ट के साथ पिस्तौल के होल्स्टर लगे हुए थे। मेरे होल्स्टर में नकली पिस्तौल था, जबकि करीम भाई के होल्स्टर में असली भरा हुआ पिस्तौल था। ये हंगामी सूरत हाल के लिए था। करीम को मैंने एक कमांडो चाकू भी दे दिया था। करीम भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो था। मेरी पतलून की जेब में दो बड़ी अहम चीजें थी, एक डिब्बी जिसमें 15 च्युइंगम की गोलियों की तरह धमाका खेज बम थे और एक नायलॉन की मजबूत बारीक रस्सी का टुकड़ा था। मैंने अपने पास असली पिस्तौल या कमांडो चाकू इसलिए नहीं रखा था कि मुझे ये चीजें अपने कमांडो ऑपरेशन में कम से कम कैप्टन हरिनाथ पर इस्तेमाल नहीं करनी थी। हमारे पाँव में फौजी बूट थे जिसके अंदर पतलून के पांचे देकर हमने तस्मे बांध लिए। जब हम पूरी तरह तैयार होकर हाइड आउट से बाहर निकले तो हम पूरे इंडियन मिलिट्री पुलिस के फौजी जवान लग रहे थे। हम साहिली चट्टानों के पीछे से होकर बड़ी सड़क पर आ गए। यहाँ हमने एक टैक्सी ली और द्वारका से जामनगर जाने वाली सड़क की तरफ रवाना हो गए। सड़क पर आकर हम अपने स्पॉट से कोई आध फरलांग पीछे ही उतर गए, जहाँ से हम पैदल चलते जामनगर द्वारका रोड पर आए, जहाँ से एक पतली सड़क निकलकर नारियल के दरख्तों और ऊंची ऊंची झाड़ियों की तरफ चली गई थी। यही वो जगह थी जहाँ हमें कमांडो एक्शन शुरू करना था। इस दौरान सड़क पर से एक फौजी ट्रक गुजरा जो जामनगर की तरफ जा रहा था। उसमें बैठे हुए इंडियन फौजियों ने हमारी तरफ देखकर हाथ हिलाए। हमने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। वो हमें इंडियन मिलिट्री पुलिस के जवान समझ रहे थे। फौजी ट्रक के ड्राइवर ने एमपी के दो जवानों यानी हमें देखकर ट्रक रोकना चाहा था, मगर मैंने इशारा कर दिया कि गुजर जाओ। वो यही समझे थे कि हम चेकिंग के लिए खड़े हैं। उसी वक्त दिन की रोशनी कम होना शुरू हो गई थी। मैं चाहता था कि कैप्टन हरिनाथ की जीप को अगर आना है तो वो शाम का अंधेरा होने से पहले पहले आ जाए। अंधेरा हो जाने पर जीप की हेडलाइट्स रोशन होंगी और उनकी रोशनी में फौजी जीप की दूर से पहचान मुश्किल होगी। हम सड़क की एक जानिब खड़े थे। करीम भाई खामोश था और थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देख लेता था। हमारी नजरें जामनगर को जाती सड़क पर लगी थी। जामनगर की तरफ से लारियां, बैलगाड़ियां और ट्रक वगैरह थोड़े थोड़े वक्फे से गुजर जाते थे। उसके बाद सड़क कुछ वक्त के लिए खाली हो जाती थी। करीम कहने लगा, कहीं कैप्टन ने शेड्यूल तो नहीं बदल दिया। मैंने दूर सड़क पर नजरें जमा रखी थी। मैंने उसी तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर वो कल या परसों आने वाला होगा तो हम कल या परसों भी उस जगह उसके स्वागत को मौजूद होंगे। बस ये दुआ करो कि वो ट्रेन या हवाई जहाज से ना आ जाए। ऐसी सूरत में हमारा कमांडो मिशन फेल हो जाएगा। दिन की रोशनी मजीद कम हो गई थी। सूरज द्वारका शहर के पीछे गुरूब हो रहा था। मैं मुसलसल सड़क पर दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे सड़क पर दूर एक स्याह धब्बा उभरता नजर आया। ये धब्बा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहा। मैंने करीम भाई से कहा, अलर्ट हो जाओ। करीम भाई सड़क की दूसरी जानिब जाकर बिल्कुल मेरे मुतवाजी फौजी जवानों की तरह अटेंशन खड़ा हो गया। मेरी नजरें मुसलसल उस धब्बे को देख रही थी जो दूर तक सीधी सड़क पर अब वाज़ेह हो गया था। ये फौजी जीप थी। मैंने अपने दस्ताने वाले हाथों की उंगलियों को वर्जिश के अंदाज में 2-3 बार हरकत दी और अटेंशन हो गया। मैंने करीम भाई से कहा, टारगेट करीब आ रहा है, मैं बात करूंगा, ओके। करीम भाई ने ओके का जवाब दिया और खामोश हो गया। फौजी जीप में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ मुझे एक फौजी अफसर और पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ दूसरा फौजी अफसर साफ नजर आया। मैं जल्दी से सड़क के दरमियान में आ गया और ट्रैफिक सार्जेंट की तरह बायां हाथ ऊपर उठाकर दाएं हाथ से छोटी सड़क की तरफ इशारा कर दिया। फौजी जीप सड़क से उतरकर उस जगह खड़ी हो गई जहां से छोटी सड़क बड़ी सड़क से निकलकर नारियल के झुंडों और ऊंची झाड़ियों की तरफ जाती थी। ड्राइविंग सीट पर इंडियन फौज के कैप्टन की हरी वर्दी में मलबूस एक दरमियाने कद काठ का आदमी बैठा था। उसने अंग्रेजी में चिल्लाकर पूछा, क्या बात है जवान? मैं क्विक मार्च करता जीप के पास आ गया। एड़ियां जोड़कर बड़े जोर से कैप्टन को सैल्यूट किया। करीम भाई भी मेरे पीछे पीछे इसी तरह कवायद करता आया और उसने भी जोर से सैल्यूट किया। मैंने कहा, सर मुझे द्वारका गैरिजन के ऑफिसर कमांडिंग साहब ने आपको लेने के लिए भेजा है। कैप्टन ने बेजारी से कहा, मैं कैप्टन हरिनाथ हूँ, मगर इधर तुम जंगलियों ने हमें किस लिए रोका है? मैंने एक बार फिर एड़ियां जोड़कर सैल्यूट मारा और कहा, सर आगे सड़क पर समंदर की बाढ़ का पानी आ गया है, सड़क डूब गई है, मैं आपको गाइड करूंगा सर, हम इस छोटी सड़क से होकर जाएंगे। कैप्टन हरिनाथ ने सख्त बेजारी के अंदाज में सर हिलाया और पूछा, तुम्हारी जीप कहाँ है? मैंने फौरन अटेंशन होकर जवाब दिया, सर आगे बड़ी सड़क पर खड़ी है। कैप्टन हरिनाथ ने अपने अर्दली से कहा, एक जवान को पीछे बिठा लो और मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुम यहाँ आ जाओ, जल्दी करो। हम डबल से चलते जीप में आकर बैठ गए। करीम भाई पिछली सीट पर अर्दली के साथ बैठ गया। मैं अगली सीट पर कैप्टन हरिनाथ के पहलू में था। मैंने जिस जाविये से अटैक करना था वो जाविया बना लिया था। करीम भाई की तरफ ध्यान देने का मेरे पास वक्त नहीं था। कैप्टन हरिनाथ ने सख्त बददिली के साथ अंग्रेजी में गाली देते हुए जीप छोटी सड़क पर डाली और उसका रुख नारियल के दरख्तों की तरफ कर दिया। मैंने सिर्फ आध सेकंड के लिए गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मैं देखना चाहता था कि पीछे बड़ी सड़क खाली है कि नहीं। बड़ी सड़क शाम के धुंधलके में खाली पड़ी थी। मैंने देख लिया था कि कैप्टन हरिनाथ का पिस्तौल होल्स्टर में बंद उसकी बेल्ट के साथ लगा था। मुझे जो कुछ करना था पलक झपकने में करना था और कैप्टन हरिनाथ पलक झपकने में होल्स्टर में से पिस्तौल निकालकर मुझ पर फायर नहीं कर सकता था। मेरे मजबूत बाजुओं की मछलियां फड़फड़ाने लगी। टारगेट मेरे पहलू में बैठा था। सोचने का वक्त गुजर चुका था।
अब एक्शन का वक्त था। एक बिजली को अचानक चमकना था और कैप्टन हरिनाथ पर कहर बनकर टूटना था। जैसे ही कैप्टन हरिनाथ ने जीप को छोटी सड़क पर बाएं जानिब मोड़ा, एक खामोश बिजली चमकी और कैप्टन हरिनाथ की गर्दन मेरे फौलादी बाजू के शिकंजे में थी। गर्दन को शिकंजे में लेने और जबरदस्त झटके से गर्दन के मन के तोड़ देने का अमल एक ही था। मुझे गर्दन की हड्डी के टूटने की बड़ी हल्की सी आवाज सुनाई दी। जीप बेकाबू होकर झाड़ियों में घुस गई। मैंने पलट कर पीछे देखा। इस दौरान करीम भाई भी अपना काम कर चुका था। कैप्टन हरिनाथ का बेजान सर ड्राइविंग व्हील पर था। उसके अर्दली का सर करीम भाई की गोद में झुका हुआ था। मेरा ख्याल था शायद उसे कमांडो चाकू इस्तेमाल करना पड़े, मगर उसने भी एक तजुर्बेकार तरबियत याफ्ता कमांडर की तरह अर्दली की गर्दन तोड़कर उसे बेआवाज मौत मार दिया था। हम छलांगे लगाकर जीप से बाहर निकल आए। मैंने करीम से कहा, लाशों को झाड़ियों में ले चलो। हम कैप्टन हरिनाथ और उसके अर्दली की लाशों को घसीट कर झाड़ियों में ले गए। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी मिलिट्री पुलिस वाली वर्दी उतार डाली। इस दौरान करीम भाई ने कैप्टन हरिनाथ की वर्दी उतार दी थी। मैंने जल्दी जल्दी कैप्टन की वर्दी पहन ली। उसकी फौजी पतलून मुझे जरा छोटी थी। उसका हल मैंने ये निकाला कि अपने मिलिट्री पुलिस वाले फौजी बूट न उतारे। इस तरह फौजी बूटों के ऊपर वाला हिस्सा मेरे टखनों के ऊपर पतलून के छोटे पांचों तक चला गया था। दरख्तों में शाम का अंधेरा फैल रहा था। मैंने कैप्टन की बुशर्ट की तलाशी ली। एक बटवा निकाला, उसमें उसकी पासबुक और आईडी कार्ड था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। आईडी कार्ड पर उसकी तस्वीर नहीं थी, कुछ इंडियन करेंसी थी। हिंदी में लिखा लिफाफे समेत एक खत था जिसको पढ़ने की मुझे फुर्सत नहीं थी। जब मैं पूरा कैप्टन हरिनाथ बन गया तो मैंने अपनी पहली वर्दी की जेब में से च्युइंगम धमाका खेज बमों की डिब्बी निकालकर पतलून की पिछली जेब में संभाल कर रखी और करीम भाई से कहा, इन लाशों और जीप का इस जगह रहना ठीक नहीं, सुबह लोग इन्हें देख सकते हैं। करीम भाई ने एक तरफ अंधेरे में देखते हुए कहा, इन्हें लेकर उधर चलते हैं, वहाँ एक जगह है। हमने दोनों लाशों को जीप की पिछली सीट पर डाला और जीप स्टार्ट करके उस तरफ झाड़ियों में चले जिधर करीम भाई ने चलने को कहा था। कुछ दूर चलने के बाद झाड़ियां खत्म हो गईं और शाम के बढ़ते हुए अंधेरे में एक तालाब सा आ गया जिसकी सतह पर चौड़े चौड़े पत्तों वाली बेलें फैली हुई थी। करीम भाई ने वहीं जीप रुकवाई और कहा, ये दलदली तालाब है, इसमें फेंकी हुई लाशों की हड्डियां भी कयामत तक बाहर नहीं आ सकती। हमने कैप्टन हरिनाथ और उसके अर्दली की लाशों को दलदली तालाब में फेंक दिया और वहाँ खड़े उन्हें देखने लगे। लाशें आहिस्ता आहिस्ता बेलों के पत्तों में उतरने लगी और दोनों लाशों को तालाब की दलदल ने निगल लिया। हम जीप में बैठ गए। मैं खुद जीप ड्राइव कर रहा था। करीम भाई मिलिट्री पुलिस के संतरी की वर्दी में पिछली सीट पर बैठा था। जीप बड़ी सड़क पर आकर द्वारका शहर की तरफ रवाना हुई तो मैंने करीम भाई से कहा, तुम अब वापस अपने हाइड आउट में जाकर ये वर्दी बदल कर दोबारा साधुओं वाला भेष इख्तियार करोगे। आगे जो भी करना है मैं खुद ही करूंगा, तुम मुझसे राब्ता कायम न करोगे। मुझे कुछ नहीं पता कले के अंदर जाने के बाद किस किस्म के हालात पैदा होते हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैंने जिस हिंदू कैप्टन हरिनाथ को कत्ल करने के बाद उसकी वर्दी पहनी हुई है, उसके आगे पीछे के बारे में मुझे कुछ भी इल्म नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं इंडियन इंटेलिजेंस का कैप्टन हरिनाथ हूँ। जामनगर हेडक्वार्टर से द्वारका फोर्ट में जहाज से लाए हुए फौजी साजो सामान और गोला बारूद की चेकिंग करने आया हूँ। इससे पहले मेरा ताल्लुक राजपूत राइफल्स की सिग्नल कोर से था। मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, मेरे माँ बाप बहन भाई कौन हैं, मैं किस शहर का रहने वाला हूँ, इन बातों का मुझे कोई इल्म नहीं है। अगरचे मैं इन तमाम बातों से बचकर चलूंगा, मगर कुछ भी हो सकता है। जरा सी भूल मेरा भांडा फोड़ सकती है, इसलिए तुम मेरी फिक्र न करना। अगर मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया और जिंदा रहा तो तुम्हें तुम्हारे हाइड आउट में आकर मिलूंगा। अगर मर गया तो फिर अगले जहान खुदा के दरबार में मुलाकात होगी। मैं जानबूझकर जीप आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था ताकि द्वारका के फौजी अड्डे पर उस वक्त पहुंचूं जब रात का अंधेरा हो गया हो। मैं साथ साथ करीम भाई से बातें भी करता जा रहा था। मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि द्वारका फोर्ट में जो फौजी यूनिट है उसके किसी सिपाही या अफसर ने असली कैप्टन हरिनाथ को देख रखा हो। ऐसी सूरत में बहुत मुमकिन है कि मैं किले में दाखिल होने की थोड़ी देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया जाऊं। मेरा जुर्म सिर्फ यही नहीं होगा कि मैं भारतीय फौज की जासूसी करने आया था, बल्कि मुझ पर इंडियन फौज के एक अफसर का कत्ल भी साबित हो जाएगा, खा उस अफसर की लाश मिले या न मिले। मैं जानता हूँ मुझे शदीद टॉर्चर के अजियतनाक मरहलों से गुजरना पड़ेगा। मैं उनके टॉर्चर से नहीं डरता। टॉर्चर तो मैं जब तक बर्दाश्त कर सका तुम लोगों का नाम जबान पर लाए बगैर बर्दाश्त कर लूंगा। जब बर्दाश्त न कर सका तो अपनी जान अपने मालिक के हवाले कर दूंगा। लेकिन इस बात का अफसोस अपने साथ लेकर जाऊंगा कि मैं अपने मिशन में कामयाब न हो सका। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। खा मुझे 1000 बार अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, मैं अपने टारगेट को मारकर ही जान दूंगा। हमारी फौजी जीप अब शहर में दाखिल हो गई थी। शहर में बत्तियां रोशन थी। मैंने करीम भाई से कहा, तुम द्वारका किले तक मेरी रहनुमाई करोगे, उसके बाद तुम चले जाओगे। ओके। मुझे दिन के वक्त उसने द्वारका फोर्ट एक बार दिखाया था। इस अंदाजे से मैं फौजी जीप को शहर के सबसे बड़े बाजार से निकाल कर ले गया। तालाब वाले मंदिर के पास पहुंचकर मैंने उससे पूछा कि अब किधर जाना है। करीम भाई ने मुझे बाएं तरफ मुड़ने को कहा। मैंने उस तरफ जीप को मोड़ लिया जहाँ समंदर की तरफ से हवा आ रही थी।
शहर की रोशनियां पीछे रह गई थीं और दूर द्वारका का किला और उनकी रोशनियां नजर आ रही थीं। करीम भाई ने कहा, ये सड़क सीधी द्वारका फोर्ट को जाती है। मैंने वहीं एक जानिब जीप रोक ली। करीम भाई जीप से उतर पड़ा। मैं भी जीप से उतर आया। जहाँ रोशनी नहीं थी, सिर्फ फौजी जीप की हेडलाइट्स की ही रोशनी थी। करीम भाई ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया और बोला, तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया। मैंने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। करीम भाई एक कदम पीछे हट गया। उसने एड़ियां जोड़कर मुझे सलूट किया। मैंने भी उसी तरह उसके फौजी सलूट का जवाब दिया। जीप में बैठा और उसे तेजी से निकालकर आगे ले गया। द्वारका किले की रोशनियां करीब आ रही थीं। मेरे लिए एक नए ड्रामे की स्टेज पर पर्दा उठने वाला था। मुझे इस ड्रामे में अपने नए किरदार को इस तरह निभाना था कि मेरा किरदार असली मालूम हो। ड्रामा देखने वालों को एक लम्हे के लिए भी शक न पड़े कि मैं अदाकारी कर रहा हूँ। ड्रामा नकली था, मेरा किरदार नकली था, मगर स्टेज असली था। ड्रामा देखने वाले असली थे। अगर जरा सी भी भूल चूक हो जाती तो देखने वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर मेरी मौत, मेरे मिशन की मौत यकीनी थी। जीप द्वारका के किले के और करीब हो गई थी। किले की पुरानी दीवार और बड़े गेट पर लगी हुई रोशनियां अब साफ नजर आने लगी थी। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर अपने सीने पर फूंक मारी और जीप की रफ्तार तेज कर दी। चंद लम्हों के बाद मेरी फौजी जीप किले के दरवाजे पर थी। किले का पुराना दरवाजा था, सिर्फ बैरियर लगा हुआ था। दोनों जानिब मिलिट्री पुलिस के चाको चौबंद फौजी जवान खड़े थे। ऊपर वाली फ्लड लाइट की तेज रोशनी में उन्होंने जीप को देखा तो उनमें से एक फौजी जवान मार्च करता मेरी जीप के पास आया। उसने मेरी वर्दी और कंधे पर लगे हुए कप्तानी के निशान को देखकर सैल्यूट मारा। मैंने बटवे से अपना आईडी कार्ड निकालकर तेजी फौज लहजे में कहा, कैप्टन हरिनाथ शर्मा, मिलिट्री इंटेलिजेंस। फौजी जवान ने मेरे कार्ड को बिल्कुल चेक न किया, दौड़कर बैरियर उठा दिया। मेरी जीप उनके करीब से गुजरकर किले में दाखिल हुई तो दोनों ने सिर्फ एड़ियां बजाकर मेरी ताजीम की। मिलिट्री गार्ड ने अंदर क्वार्टर गार्ड वालों को फोन पर मेरी आमद की इत्तला कर दी थी। जब मेरी जीप क्वार्टर गार्ड के करीब आई, जहां रेजिमेंट के फ्लैग के साथ ही भारत का कौमी परचम लहरा रहा था और तेज रोशनियां हो रही थीं, तो दो फौजी तेज तेज कदम उठाते क्वार्टर गार्ड से निकलकर मेरी तरफ बढ़े। मैंने जीप रोक ली। उनमें से एक मेजर रैंक का और दूसरा कैप्टन रैंक का ऑफिसर था। मैं बड़े इत्मीनान के साथ जीप से उतरकर उनकी तरफ बढ़ा। मेरे ड्रामे का पहला सीन शुरू हो गया था। सिर्फ एक इंतहाई नाजुक और इंतहाई खतरनाक पर्दा हायल था कि इनमें से किसी ने असली कैप्टन हरिनाथ को देखा हुआ न हो, मगर ऐसी बात नहीं थी। हम तीनों ने एक दूसरे को सैल्यूट किया। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए मेजर से अंग्रेजी में कहा, मैं कैप्टन हरिनाथ हूँ। मेजर और दूसरे कैप्टन ने बारी बारी मुझसे फौजी अंदाज में जोरदार मुसाफा किया और कहा कि मैं मेजर देव पटेल हूँ और ये कैप्टन शिव प्रसाद है। हम अंग्रेजी में ही बातें करते क्वार्टर गार्ड के कमरे की तरफ बढ़े। मेजर पटेल कह रहा था, हमें जामनगर से जो इत्तला मिली थी उसके मुताबिक हमें दोपहर से तुम्हारा इंतजार था। क्या रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम था? मैंने बेनियाजी से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं थी, मैं जामनगर ही से लेट चला था। मेजर पटेल और कैप्टन प्रसाद का रवैया मेरे साथ इंतहाई नर्म और बड़े गर्मजोश मेजबानों वाला था। इसकी वजह यह थी कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन था और उनके सेंटर की चेकिंग के लिए आया था। फौजी एमुनेशन डिपोओं में किसी किस्म की हेरा फेरी नहीं हुआ करती। सिक्योरिटी के मामले में या कहीं फौजी डिसिप्लिन के मामले में कोई खामी पकड़ी जा सकती है और फौजी एतबार से ये नाकाबिले माफी जुर्म होता है और अफसरों और फौजी अहदेदारों की तरक्कियां रुक जाती हैं। क्वार्टर गार्ड में मेरे लिए ठंडे मशरूब का खातिर खा इंतजाम किया गया था। दो फौजी जवान खिदमत पर मामूर थे। हम क्वार्टर गार्ड के अकबी लॉन में थे। मेज पर शैंपेन, विस्की और बियर की बोतलें रखी थी। मेजर पटेल ने अंग्रेजी में ही कहा, सर अर्दली तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? मैंने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो तो आने को तैयार था मगर मैंने खुद ही उसे रोक दिया। कहा कि इतना लंबा सफर नहीं है, जामनगर से द्वारका तक ही जाना है। मेजर पटेल ने शराब की बोतलों वाली ट्रॉली की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुझसे पूछा, कैप्टन बियर या विस्की? मैंने माजरत पेश करते हुए कहा, सॉरी मेजर, मैं ड्रिंक नहीं करता। वो हंसने लगा और अंग्रेजी में ही बोला। मुझे हैरत हुई है। मैंने भी अंग्रेजी में ही मगर जरा सख्त लहजे में जवाब दिया, इसमें हैरत की कोई बात नहीं, हमारे महान नेता महात्मा गांधी जी भी ड्रिंक नहीं करते थे। मेजर पटेल शर्मिंदा सा होकर सर खुजाने लगा। फिर उसने अपने लिए और कैप्टन प्रसाद के लिए एक ग्लास में बर्फ और विस्की डालकर सोडा डाला और बोला, आई एम सॉरी कैप्टन, हम सिर्फ रात को थोड़ा सा शौक कर लेते हैं। मैंने उन्हें सख्त लहजे में याद दिला दिया था कि मैं यहाँ उनके जूनियर ओहदेदार की हैसियत से नहीं आया, बल्कि उनकी कारकर्दगी, उनके डिसिप्लिन और वहाँ की सिक्योरिटी का जायजा लेने आया हूँ और मेरी रिपोर्ट पर उनकी तरक्कियां रुक सकती हैं। वैसे भी मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों से दूसरी रेजिमेंटों के अफसर लोग जरा घबराते हैं और उनके सामने मोहतात हो जाते हैं। मेरे लहजे की सख्ती को उन दोनों ने भी महसूस किया था और अब उनका रवैया खुशामदाना हो गया था। कैप्टन प्रसाद ने मेरे लिए लेमन जूस का ग्लास बनाकर मुझे पेश किया और कहा, सर आप एमुनेशन वगैरह की चेकिंग अभी करना पसंद करेंगे? मैंने कहा, ऐसी कोई जल्दी नहीं, ये काम सुबह भी हो सकता है। मेजर पटेल ने खिसियानी हंसी के साथ कहा, सर आप रात को खाने पर क्या पसंद करेंगे? डिनर पर आपको दूसरे अफसरों से भी मिलाना है। हम सब आपका बेताबी से इंतजार कर रहे थे।